गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लास्ट लेक्चर में हमने मेटलाइजिंग के बारे में पढ़ा था। तो अब मेटलाइजिंग में वायर में जो हमने यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या है इसके बारे में। तो हम वो पाउडर यूज करते हैं जिसकी 200 ml साइज होती है, उसको हम यूज करते हैं। और जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है, तो कंप्रेस्ड एयर से बाय द कंप्रेस्ड एयर जो हमारा मेटल पाउडर है वो पाउडर कंटेनर से स्प्रे गन तक पहुंचता है, जहां से ये एक नोजल ओरिफिस नोजल के होकर निकलता है। और ऑक्सीएसिटिलीन फिल्म में जाता है, जिससे कि वहां पे मेल्ट हो जाता है। और ये मेल्ट होके सीधे स्प्रे होता है वर्कपीस के सरफेस पे, जहां पे चिपक जाता है, जहां पे इनकी बॉन्डिंग हो जाती है। अगर हम वायर मेटलाइजिंग इक्विपमेंट की बात करें तो उससे थोड़ा सा स्प्रे इक्विपमेंट थोड़ा सा सिंपल है और लाइट इन वेट है। बट जो एक प्रॉब्लम फेस की जाती है पाउडर स्प्रेइंग के साथ में, वो ये है कि इसमें इसकी मेंटेनेंस थोड़ी डिफिकल्ट है एट द रेट ऑफ स्टडी फीड पाउडर। ठीक है। तो और साथ ही साथ इसकी इफिशियंसी पोजीशन इफिशियंसी भी काफी लो है। यहाँ पे जो हमारा पाउडर स्प्रेइंग है, स्प्रे में, तो इसमें हम ऑक्सीजन को एज ए स्प्रेटिंग गैस यूज करते हैं। ऑक्सीजन हमारा एज ए स्प्रेटिंग गैस यूज होता है, जो कि पाउडर को ऑक्सीएसिटिलीन फिल्म में लेके आता है। जो पाउडर होता है वो गन के बाहर में मेल्ट होता है, फिर गन में आता है, और गन से वो मेल्ट पाउडर जो है सीधे सीधे बेस मेटल के सरफेस पे प्रपोल्ड कर दिया जाता है बाय द गन, बाय द एक्शन ऑफ स्पिरेटिंग गैस। और इसको हम बोलते हैं थर्मो स्प्रे। इस प्रोसेस को हम पूरे का पूरा बोलते हैं थर्मो स्प्रे। ठीक है। ये पाउडर स्प्रे मेथड एक एक्सपेंसिव मेथड है। कुछ मटेरियल्स के लाइक एज सिरामिक, दैट्स वाई ये सिरामिक, टंगस्टन, टंटालन और कुछ मटेरियल जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, उन पे स्प्रे करने के लिए ये सुटेबल नहीं है। ये हमारा है थर्मोस। वो पाउडर स्प्रेइंग का ये है, आप देख सकते हो ऑक्सीएसिटिलीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन एसिटिलीन गैसेस हैं, यहाँ पे ड्राई कंप्रेस्ड एयर है। यहाँ से आएगा, यहाँ हम पाउडर को दे देंगे, पाउडर कंटेनर से पाउडर कंटेनर ये है, यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ से ये स्प्रे हो जाएगी। ठीक है। मेल्टिंग इनकी बाहर ही होती है गन के। ठीक है। ये देख सकते हैं अब, ये थोड़ा और सही से दिखाया गया है। एस्पिरेटिंग गैस ऑक्सीजन आती है यहाँ से और पाउडर ऊपर से आता है, फिर एस्पिरेटिंग गैस एसिटिलीन गैस भी यहाँ आएगी, तो ये फ्लेम से कन्वर्ट कर देगी उसको। आप देख सकते हैं ये पूरा फिगर बना हुआ है। ठीक है। तो ये होता है हमारा मेथड। हम इसके कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो
ऐसे मटेरियल इस प्रोसेस से जो जिनकी कोटिंग होती है वो उनकी रिटेंशन कैपेसिटी काफी अच्छा होती है। ठीक है, उनकी रिटेंशन कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। क्योंकि ड्यूरिंग जब हम स्प्रेइंग करते हैं तो पार्ट्स को हम कूल रखते हैं, तो इस वजह से जो रैपेज का डेंजर है वो नहीं रहता इस प्रोसेस में। जिंक और एल्युमिनियम को भी हम किसी भी प्रोसेस पे, किसी भी सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी सरफेस को कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए। इस प्रोसेस से हमारा ये फायदा है कि जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चाहिए तो हम उसको वहां पे स्प्रे करवा सकते हैं, ये हमारा फायदा है। अगर हम बात करें लिमिटेशंस क्या हैं, तो लिमिटेशंस है ऑल स्प्रेड मेटल आर ब्रिटल and therefore are limited to use on machine element where it is not necessary for the coating to add strength. ये बात ये है कि जो हम स्प्रे का मटेरियल यूज करते हैं, ज्यादातर स्प्रे के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, तो इनकी मशीनिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज लिमिटेशन है। बात करते हैं हम एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशंस है कोरोजन रेजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑब्टेन करनी है तो वो हो जाता है। बिल्ड अप वॉर्न आउट सरफेस, अगर किसी मशीन कंपोनेंट को बनाना है, जैसे आर्मेचर साफ्ट हो गया है, मोटर की, तो ये सारी चीजें भी हो जाती हैं। अगर कोई, ये करेक्ट लिखा है, सॉरी, अगर कोई मशीन साइज का कोई कंपोनेंट है वो करेक्ट साइज का नहीं बना हुआ है तो उस पर हम थोड़ी सी कोटिंग करके करेक्ट साइज का बना सकते हैं, ये हमारा फायदा। किसी कंपोनेंट में हमें डिजायर हार्डनेस देखनी है या फिर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट बनाना, तो वहां पे भी हम ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नॉर्मल मटेरियल्स की कोटिंग करनी है, जैसे जो हम कन्वेंशनल प्लेटिंग में करते थे जो कि इकोनॉमिकल नहीं होती, तो ये सारी चीजें हम यहाँ कर सकते हैं जो कि काफी इकोनॉमिकल होंगी। रिफ्लेक्टिव सरफेस भी हम यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं इससे। कंडक्टिव सरफेस बना सकते हैं, जो पुअर कंडक्टर मटेरियल से उसके सरफेस को भी हम कंडक्टिव बना सकते हैं, ये हमारा एडवांटेजेस है। जैसे कि अगर कॉपर और सिल्वर को ग्लास पे और प्लास्टिक पे हम स्प्रे कर दें तो उसके सरफेस क्या हो जाएंगे, कंडक्टिव हो जाएंगे। जो स्प्रेइंग होती है इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सब पे कर सकते हैं, ये भी इसका एक एडवांटेज है, एप्लीकेशन है। ठीक, स्प्रेइंग पार्ट को देख लेते हैं क्या है। कोरोजन रेजिस्टेंट बाई कोटिंग स्टेनलेस स्टील, किसी भी सरफेस को हम कोरोजन रेजिस्टेंट बना सकते हैं।
heat resistant by coat of zirconium oxide in the combustion chamber of a jet engine, ठीक। bear resistant by coat of aluminum oxide in an extrusion die। ये सारी चीजें होती है। अब बात करेंगे हम थोड़ी सी क्लैडिंग की। क्लैडिंग क्या होती है? तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि एक मटेरियल पे दूसरे मटेरियल की स्प्रे कर देंगे, तो यहाँ भी हमें एक मटेरियल पे दूसरे मटेरियल की स्प्रे करनी है, स्प्रे नहीं करनी है, बट हमें यहाँ पे एक मटेरियल पे दूसरे मटेरियल के लेयर चढ़ानी है बाय द प्रोसेस ऑफ रोलिंग। देखते हैं क्या है, डेफिनेशंस क्या लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। In metallurgy, cladding is the bonding together of dissimilar metals। कुछ दो टाइप्स के मेटल्स हैं, उनको बॉन्ड करने का जो मेथड है उसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। It is distinct from welding or gluing as a method of fasten the metal together। Cladding is often achieved by extruding two metals through a die as well as pressing or rolling sheet together under high pressure। सपोज अगर हम दो वायर को किसी हाई प्रेशर रोलर के थ्रू पास कराए या हाई प्रेशर डाई के थ्रू निकाले, तो वहां पे क्या होगा, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से चिपक जाएगा, तो वो जो प्रोसेस होगा उसे हम बोलेंगे क्लैडिंग, ठीक है। In other words, cladding is the process where one material covers another, ठीक है। मतलब सपोज टू लेयर्स हैं हमारे पास, टू शीट्स हैं, और उनको हमने रोल किया हाई प्रेशर रोलर से, तो एक शीट दूसरे को कवर कर लेगी, एक साइड से दूसरी शीट दिखेगी, एक साइड से दूसरी शीट दिखेगी। तो यही बात है यहाँ पे कि वन मटेरियल कवर्स अनदर, ठीक है। This type of process is used with metal, optical fiber, construction projects, and nuclear reactors. This term has different meaning depending on the material used and the accepted standard in each industry। सारी जगह पे हम जैसे यहाँ पे एक मटेरियल पे दूसरे मटेरियल की लेयर चढ़ा रहे हैं, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से, डिफरेंट मटेरियल हैं दोनों, उनको कवर कर रहे हैं, तो ये हर इंडस्ट्री में सारे स्टैंडर्ड से अलग अलग लेवल की वो चीज़ें होती हैं। सपोज हम कहीं कंपोजिट्स बनाते हैं इस मेथड से, कहीं लेयर से चढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अलग रहती हैं। आप ऑप्टिकल फाइबर को देख लो, जो कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, डिजिटल सिग्नल्स को भेजने के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या करते हैं, हमारा एक बेस मेटल होता है, बेस मेटल के ऊपर हम कई सारे लेयर्स चढ़ाते हैं। तो जो हमारा बेस मेटल होता है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सबसे ज़्यादा होगा कोर मेटल, और कोर मेटल्स ये होता है वो जो डिजिटल सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद कुछ लेयर्स होती हैं कोर मेटल्स के ऊपर, तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, हमारे कोर मेटल का, ठीक है। Cladding supplies a combination of desired properties not found in any one metal. A base metal can be selected for cost or structure properties, and the other metal added for surface protection or some special properties such as electrical conductivity, ठीक है। अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि अगर हम दो प्रॉपर्टीज हैं कि हमारी स्ट्रेंथ अच्छी हो एंड एज वेल एज इट शुड बी गुड हीट कंडक्टिव और कोरोसिव रेजिस्टेंस, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक हम ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, और दूसरा हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसकी कोरोसिव रेजिस्टेंस अच्छी हो, और उनको एक डाई के थ्रू या एक रोल के थ्रू रोल कर देंगे।
अगर हमें कंडक्टिव नहीं, हमें कोरोजिव रेजिस्टेंस चाहिए या फिर समझ लो हीट कंडक्टिविटी अच्छी चाहिए, तो दो मेटल्स वैसे लेंगे और उसको रोल करेंगे। मतलब ये है कहने का कि जो बेस मेटल है वो हमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, लेकिन जो हम बात करते हैं क्लैडिंग की, क्लैडेड मटेरियल जो है वो हमें देता है सरफेस प्रॉपर्टी। और ऐसा नहीं है कि हम क्लैडिंग एक साइड से ही कर सकते हैं, हम दोनों साइड से भी क्लैडिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि एक बेस मेटल को हमने दोनों साइड से क्लैडिंग कर दिया किसी सेम मेटल से। और मैं थोड़ी सी बात करूंगा, जैसे हम एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में करते तो वेल्डिंग अलग चीज थी, वहां भी हम एक लेयर पे दूसरे, एक मेटल पे दूसरे की लेयर चढ़ाते थे, लेकिन वो लेयर चढ़ाने नहीं होता था, वो वेल्ड हो जाते थे। यहाँ भी यहाँ पे ये मैकेनिकली बॉन्डिंग, ये भी मैकेनिकल बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पे उसकी लेयर चढ़ जाएगी और इनकी जो सरफेस प्रॉपर्टी है वो जो है इम्प्रूव हो जाएगी। या फिर आप कह लो, सपोज हमने क्या किया, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी जो हमारी थी हमने बेस मेटल के थ्रू लिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी जो है सरफेस प्रॉपर्टी में भी थर्मल रेजिस्टेंट हो, में भी हीट कंडक्टिविटी अच्छी हो, में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी चाह रहे हो आप, या फिर स्टेनलेस स्टील यूज करेंगे, कोरोजन रेजिस्टेंस ना है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। वाटर रेजिस्टेंट चाहिए आपको, वियर रेजिस्टेंट चाहिए, हार्डनेस अच्छी चाहिए, किस टाइप से चाहिए था आपको, तो वो सारी चीजें हम वहां पे कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम गोल्ड फिलेट ज्वेलरीज की। सपोज हमने ज्वेलरी अगर गोल्ड की हम बना रहे हैं, तो गोल्ड की ज्वेलरी बनाने में हमारे बहुत पैसे लगने वाले हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम किसी और मटेरियल की ज्वेलरी बना के हम उस पर गोल्ड की लेयर चढ़ा दें, तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो जब ये चीजें सस्ती हो जाएंगी तो वहां भी हम इस क्लैडिंग का यूज कर लेते हैं। ओल्ड ज्वेलरी आर्ट में भी हम क्लैडिंग का यूज करते थे, अलग अलग मेटल्स के लेयर बना के। जो वाइड रेंज में क्लैडिंग यूज होता है वो मेन है, जहां पे यूज होता है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्लैडिंग काफी हद तक यूज होता है, और ऑप्टिकल फाइबर की मैं बात करूं तो वहां पे क्लैडिंग का काफी महत्व है, क्योंकि एज डिपेंडेंट अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उन सारी चीजों को एक वे में, एक लेयर टू लेयर ज्वाइन ना करना, एक के ऊपर दूसरे के लेयर चढ़ाना, ये आसान काम नहीं है, जो कि हम क्लैडिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, इन रूफिंग, सपोज हमने रूफ बनाई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गर्मियों में जो सूरज की गर्मी है, सन की जो सोलर एनर्जी है, वो पास ना हो घर में, तो घर क्या ठंडा रहे, तो इसके लिए हमने हीट रेजिस्टेंट रूफ बना दिया, एक लेयर चढ़ा दी हीट रेजिस्टेंट मटेरियल की रूफ पे, तो क्या होगा, जो हीट होगी उसको पास नहीं होने देगा। या फिर आप कह सकते हैं कि नॉन थर्मली कंडक्ट, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है उसकी लेयर चढ़ा दी तो हीट पास नहीं करेगा वो, और जो पास नहीं करेगा तो एनर्जी यहाँ से वहां पास नहीं होगी और हमारा घर जो ठंडा रहेगा। तो रूफिंग में इस टाइप से इसका यूज कर लेते हैं। इन कंस्ट्रक्शंस में ये स्ट्रक्चर के लिए तो अलग चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे हमें सरफेस प्रॉपर्टीज भी चाहिए होती हैं, तो उन सरफेस प्रॉपर्टीज के लिए हम इनको यूज करते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जी हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हमें क्लैडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है कि हमें कुछ सरफेसेस ऐसे होते हैं जिनपे रेडिएशन पड़े तो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, या फिर वो सरफेस रिफ्रैक्टिव हो, रिफ्लेक्टिव हो, तो उस टाइप के हमें सरफेसेस चाहिए होते हैं। तो
उन पे हम रिफ्लेक्टिव सरफेस की लेयर चढ़ाते हैं। तो हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, बॉयलर्स में, रिएक्टर जो सेल होता है वहाँ पे, इन सारी जगहों पे हमें न्यूक्लियर रिएक्टर में भी क्लैडिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो आपका सिलेबस ख़त्म हुआ। आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिए। ठीक है, और गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।